बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और वीडियो में आप सभी लोगों के मध्य उपस्थित। और आज मेरे इस चैनल में इंटरव्यू होने वाला है न केवल ऊंचाहार बल्कि रायबरेली जिले के युवा दिलों की धड़कन श्रीमान मनीष मिश्रा भैया जी का। तो आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि मनीष मिश्रा से भैया जी तक बनने का सफर आप लोग केवल और केवल इसी चैनल पे देख पाएंगे। तो इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना तथा इस चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। नमस्ते भैया जी, आपका मेरे इस चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कैसे हैं भैया जी आप? फिलहाल बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छे होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और भैया जी, आप अपने पैतृक निवास स्थल के बारे में कुछ बताइए भैया जी। मेरा पैतृक निवास ग्राम सलारपुर, पोस्ट इटौरा बुजुर्ग, थाना ऊंचाहार, तहसील ऊंचाहार, जिला रायबली, उत्तर प्रदेश है। जी बिल्कुल भैया जी। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है भैया जी कि आप अपने परिवार के बारे में भी कुछ बताइए। मेरा बहुत छोटा संयुक्त परिवार है। फिलहाल अगर परिवार देखा जाए तो परिवार में बहुत बड़ा परिवार भी हो और परिवार का जो मायने होते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। पर परिवार, जहाँ एक परिवार शब्द आता है, परिवार में मुख्य रूप से हम 2 भाई, 1 बहन, माँ-बाप, इतने लोग हैं। जी बिल्कुल भैया जी। और भैया जी, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है भैया जी, वह क्या है? प्रारंभिक शिक्षा से स्टार्ट करके मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और इस पढ़ाई के दरमियान मेरा शुरुआती दौर यही ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होकर के अपने लोकल से ही स्टार्टिंग की और मैंने शैक्षिक योग्यता लखनऊ जैसे जनपद की जिले से शुरू करके प्रदेश की राजधानी तक अपनी शैक्षिक योग्यता का सफ़र किया और मैंने वापस आकर के फिर अपनी शैक्षिक योग्यता अपने यहीं राजनारायण मिश्रा इंटर कॉलेज धूता में समाप्त। भैया जी, पढ़ाई के दौरान आप के वो कुछ शरारती लम्हों को मैं इस चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। तो उन शरारती लम्हों को भैया जी थोड़ा सा याद कीजिए भैया जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर विद्यार्थी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ शरारतें होती हैं और जब शरारतें इसलिए होती हैं क्योंकि उम्र ऐसी होती है कि शरारत का दौर इसमें आता ही है। और हम लोगों का समय था, स्टूडेंट लाइफ थी, हम लोग भी शरारतों के बीच से गुजरे हैं और जैसे आज जो भी स्टूडेंट होगा वो भी कहीं न कहीं उस हर जीवन उसके जीवनचर्या में कोई ना कोई शरारत ज़रूर शामिल रही है। और हम लोगों के समय में क्या था, हम ग्रामीण क्षेत्र से आकर के राजधानी जैसे उसमें अपना शैक्षिक योग्यता से शिक्षण पाने के लिए गए थे। वहाँ पर हुआ क्या, हम लोग जैसे कि यहाँ ग्रामीण अंचल से थे और वहाँ का माहौल दूसरा था, तो हम लोग उस माहौल के अनुरूप अपने को पहुँचते ही ढाल नहीं सकते थे। तो वहाँ हम लोग कुछ लोगों से दूरियाँ बनाते थे, कुछ लोगों को मतलब पसंद नहीं करते थे और वो लोग हमें भी नहीं पसंद करते थे चूँकि एक-दूसरे के परिवेश में बहुत ज़्यादा अंतर था। और उस समय हम लोग शरारत के लिए सिर्फ़ ये करते थे जो हम लोगों के गाँव की भोजली भाषा आम तौर पे होती है, हम लोग उसका भी प्रयोग करते थे और वही शरारत के तौर पे हम लोगों का मेन सबसे बड़ी शरारत हुआ करती थी। जी बिल्कुल भैया जी। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा भैया कि आपका प्रिय राजनेता कौन सा है? मेरा प्रिय राजनेताओं में तो ऐसे बहुत से राजनेता हैं, गिनती के साथ बहुत से अच्छे-अच्छे राजनेता हैं, जिन्होंने आज देश की सेवा की। पर मेरा सबसे प्रिय राजनेताओं में अगर नाम लेने का मन कर रहा है दिल से, तो है परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी बिल्कुल भैया जी। और बचपन से लेकर आज तक आपका प्रिय खेल कौन सा रहा है? फिलहाल खेल में तो कोई इंटरेस्ट शुरू से रहा नहीं। अब एक कॉमन तौर पर स्टूडेंट लाइफ में मैथ से ही थोड़ा प्रभावित रहा हूँ। जी बिल्कुल भैया जी। इस दौरान आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी रही है भैया जी? पसंदीदा फ़िल्म हमने जब शुरुआती दौर में देखी थी, तो तिरंगा हमको बहुत अच्छी लगी क्योंकि देश के ऊपर बनी थी और वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जी बिल्कुल, यदि बात हुई है फ़िल्म की, तो ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा अभिनेता की। मैं आपसे जानना चाहूँगा भैया जी कि आपका सबसे प्रिय अभिनेता कौन है? मेरा सबसे प्रिय अभिनेताओं में अगर बात की जाए तो मुझे संजय दत्त काफ़ी पसंद आए, चूँकि उन्होंने उनकी ज़िंदगी को देख के लगा उनकी ज़िंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए।
अच्छे वक़्त, बुरे वक़्त, फिर भी उन्होंने जिस तरह संघर्ष करके अपने आप को फ़िल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया और उन्होंने दिखाया कि अच्छे और बुरे दिन आने के बाद भी अपने आप को आदमी वहीं स्थापित कर सकता है जहाँ से वो वापस गया है। बिल्कुल भैया जी। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा तथा बताना चाहूँगा, और यह रहा मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। आइए आज हम दर्शकों जानते हैं, भैया जी से जानते हैं मनीष मिश्रा से भैया जी तक बनने का सफर आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने बयां करेंगे। जी चलिए, अब हम चलते हैं सीधे भैया जी के पास और जानेंगे मनीष मिश्रा से भैया जी तक के बनने का सफर। भैया जी। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ और शायद हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपने बारे में समाज को, लोगों को, अपनों को बताए। पर बताने का कहीं कोई प्लेटफ़ॉर्म, कोई मौका होना चाहिए, तब आदमी अपनी बातों को रख सकता है और बता सकता है। आज आप मौका आपके चैनल के माध्यम से मिला, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और बताना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर स्टूडेंट लाइफ़ से, जब मैंने स्टूडेंट लाइफ़ का शुभारंभ स्टार्टिंग अपना जनपद से जा कर के राजधानी जैसे उसमें शुरू की, वहीं से मैं छात्र राजनीति से प्रभावित हुआ। उस समय छात्र राजनीति का बहुत ज़ोर-शोर हुआ करता था। चूँकि लखनऊ रहा, वहाँ से छात्र राजनीति का बहुत बड़ा बोलबाला हुआ करता था। स्टूडेंट छात्र संघ के चुनाव में बहुत इंटरेस्टेड हुआ छात्र संघ चुनावों को देख कर के, और वहीं से मुझे राजनीति की ओर प्रभाव, मेरा झुकाव राजनीति की तरफ हुआ। और उसके बाद वहाँ से मैंने राजनीति की तरफ अपनी इच्छा ज़ाहिर की और मुझे राजनीतिक क्षेत्र बहुत पसंद आने लगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा वर्तमान समय में आप ऊंचाहार, ना केवल ऊंचाहार बल्कि रायबरेली के समस्त युवा दिलों की धड़कन है, इसके पीछे का संघर्ष कैसा रहा, सफर कैसा रहा, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे भैया जी। मैं उसको बताने के पहले सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि संघर्ष ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। संघर्ष ही आदमी को महान बनाता है और ये संघर्ष मेरा नहीं, इसमें बहुत से लोगों का सहयोग से रहा है कि मैं अकेला कोई संघर्ष करने वाला नहीं हूँ। मेरे इस संघर्ष में मेरे अनेकों भाई, यार, मित्र, बड़े-बूढ़ों का सहयोग रहा। और संघर्ष की बात रही तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जब शुरुआती दौर पे यहाँ पर आकर के लगा, देखा, समाज को समझा, तो लगा कि समाज सेवा करने के लिए एक राजनीति एक ऐसा तरीका है जिससे हम समाज में जाकर के लोगों की मदद कर सकते हैं, सुख-दुख में शामिल हो सकते हैं। बाकी या तो इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, इतनी अच्छी योग्यता नहीं थी कि हम कहीं किसी पद पे तैनात हो सकते, और जनरल कैटेगरी से होने के नाते और हमने इस तरफ से ध्यान भी अपना हटा लिया था कि हम कहीं कोई नौकरी पेशा पे भी जा सकते हैं या कहीं हमने कोशिश भी नहीं की। जी बिल्कुल। जब आप शुरुआत में इस मंच पे आए थे, इस थोड़ा-सा यूँ कहें कि जब आपने अपना आरंभ किया था, अपने करियर का, इस लाइन में जब आपने आरंभ किया था, तो उस समय से लेकर इस समय तक के बीच अनेकों पड़ाव आए तथा कई बार आपने संघर्ष किया, कई बार जो है मित्रों का साथ मिला। तो इस चैनल के माध्यम से उन पड़ावों को, उन सफ़र को, ज़िंदगी के, वो भी मैं चाहूँगा कि आप में हमारे दर्शकों के मध्य उनको बयाँ कीजिए भैया जी। इस प्रश्न का जवाब मैं थोड़ा विस्तार में देना चाहूँगा क्योंकि प्रश्न आपका छोटा है पर जवाब इसके बहुत बड़े हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर 2011 था और समाजवादी सरकार की बहुत तेज़ी से वो चल रही थी, मुहिम चल रही थी युवाओं को जोड़ने की। और उसी समय हम समाजवादी पार्टी से जुड़े, सदस्यता ग्रहण की, मेहनत करते आए। काफ़ी दिन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ कर के काम करने का मौका मिला, युवाओं का साथ मिला। आगे जा युवा होने के नाते काफ़ी युवाओं ने मेरा यहाँ से सहयोग किया, प्रदेश स्तर तक युवाओं का सहयोग मिलता रहा और मैंने देखा समाजवादी पार्टी में युवाओं को काफ़ी मान-सम्मान मिल रहा था। चूँकि जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनते ही 2 दर्जन से अधिक युवाओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, जिससे हम लोग और प्रभावित हुए कि यहाँ पर युवाओं का मौका है और युवाओं को पसंद किया जा रहा है। उसके बाद मैंने समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की और 2013 में मैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का जिला उपाध्यक्ष पद ग्रहण किया और सेवा भाव से समाज में आकर के समाजवादी की विचारधाराओं से जुड़ के लोगों के बीच में आना-जाना, उनके सुख-दुख में शामिल होना शुरू किया। और वहीं से मेरे मन में था कि कोई एक ऐसा क्षेत्र चुना जाए जहाँ से हम कुछ अपने पास एक पद हो, जिससे हम लोगों के सुख-दुख में मदद कर सकें। वहीं मैंने मन बनाया कि कोई एक ऐसा चुनाव लड़ना है, जो चुनाव बड़े स्तर पे हो और जिसका कोई वजूद हो, जहाँ से हम किसी के सुख-दुख में खड़े हो सकें। लोगों के सुख-दुख का मतलब शिक्षा, पानी, बिजली, रोज़गार,
इन सब चीज़ों को हम मदद कर सकें। इसीलिए हमने वहीं पर मन बनाया और सोचा 2015 पंचायत चुनाव मेरे करीब में था, तो हमने पंचायत चुनाव में जिला पंचायत जैसे चुनाव का चयन किया, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव के माध्यम से हम चाहते थे कि जिले की सबसे बड़ी पद पे जो आसीन होता है, जिले का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। अगर हम जिला पंचायत सदस्य बन करके जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, तो शायद हम जनता की सेवा कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। दुर्भाग्य रहा कि हम जिस क्षेत्र से थे, ऊँचाहार विधानसभा से, रोहिनिया ब्लॉक से, यहाँ पर कोई सामान्य सीट ना आने की वजह से मेरे सामने बहुत बड़ी कठिनाई का सामना पड़ा। पर मैंने वचन दिया था कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूँगा। तो इसी दुर्भाग्यवश मुझे अपने चुनावी क्षेत्र, अपने गाँव घर से दूर जा कर के सलवन प्रथम जिला पंचायत से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। शायद ये संघर्ष मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो क्षेत्र नया था, लोग नए थे और नई जगह, नए लोगों के बीच में जाना बहुत बड़ी बात होती है और उनके लिए अपने दिल में जगह बनाना। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ सलवन प्रथम की जनता को, जिन्होंने, युवाओं ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने इतना प्यारा आशीर्वाद दिया और मुझे उस चुनाव में बहुत कम वोटों के अंतर से हार मिली। पर मैं हार करके भी अपने आप को जीत इसलिए महसूस किया हूँ कि मैंने जीत हासिल की, क्योंकि वहाँ का जो प्यार मिला था लोगों का, वो बहुत अपार स्नेह था। 1700-1800 लोगों का वोट मिलना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी दूसरे क्षेत्र में जाकर के, दूसरी जगह पे जाके। दूसरा कहना मेरे लिए गलत होगा, वो मेरे अपने हैं, अपने रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल भैया जी। अभी आपने बात किया था चुनाव की, तो भैया जी जब आप वहाँ 2015 में चुनाव के लिए मतलब जब आपने वहाँ पे नामांकन किया था, तो उस दौरान आपको बहुत से युवाओं का समर्थन मिला, लेकिन वो कुछ नाम प्रमुख ज़रूर होंगे जिन्होंने आपका विशेष रूप से साथ दिया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे केवल इतना ही जानना चाहूँगा कि वहाँ चुनाव के दौरान बहुत से लोगों ने आपका साथ दिया होगा, परंतु वे वो लोग कौन थे जो मतलब आपके लिए हमेशा चौबीसों घंटे मौजूद रहे भैया जी? बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने साथ दिया, संख्या बहुत बड़ी है, नाम लेना असंभव है, पर कुछ ऐसे चेहरे थे, कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने मुझे अपने बड़े भाई की तरह, अपने लड़के की तरह, यार दोस्त की तरह मेरा सम्मान किया, मेरा साथ दिया, दिन-रात मेरे साथ एक किया। और उससे ज़्यादा बताना चाहता हूँ कि वहाँ के बुजुर्गों ने मुझे अपना समझा, अपने बच्चे की तरीका माना, वो प्यार और सम्मान दिया, जो कि हमें शायद अपने गाँव घर में भी उस तरह का सम्मान मिलना एक बार सोचने वाली बात थी। वो सम्मान, प्यार मिला। वहीं पर हमारे राजनीतिक समय में बड़े भाई अनुराग पांडे जी, नीलू पांडे जी और बहुत युवा साथी, समाजवादी साथी, बहुत यार दोस्त, मित्र, जिनको हम कह सकते हैं भाई से भी बढ़कर के, उन लोगों ने मुझे प्यार दिया। और नाम लेने का मतलब गलत होगा, क्योंकि नाम लिया जाएगा तो नाम, अब 1700 लोगों ने अगर मुझे वोट किया था, तो शायद मैं उन 1700 लोगों को नाम ले लूँगा तो समय बहुत होगा, और वो 1700 लोग मेरे लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं और वो सब मेरे लिए, मैं उनको सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बिल्कुल भैया जी, आप वर्तमान समय में राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हस्ती हैं। मैं जानना ये चाहूँगा भैया जी कि आप राजनीति में बाकायदा सक्रिय हैं और आप मतलब कि इस पूरे क्षेत्र में सक्रिय हैं। बहुत से लोग आपको अपना गुरु मानते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपना गुरु किसे? व्यक्तिगत मैं बताना चाहता हूँ, मैंने गुरु, भगवान, अगर सब कुछ माना किसी को, तो मेरे बड़े पापा स्वर्गीय आचार्य लौह प्रकाश मिश्र जी थे। जी, बिल्कुल। भैया जी, अब मैं आपसे केवल एक और सवाल पूछना चाहूँगा। भविष्य के बारे में आपने क्या सोच रखा है, या फिर यूँ कहें दूसरे शब्दों में कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है भैया जी? भविष्य के बारे में मैंने तो सिर्फ़ एक ही सोच रखा है, मेरा भविष्य समाज सेवा है, लोगों के लिए अच्छा कर जाना ही मेरे भविष्य की सोच है। और भविष्य में मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुख-दुःख में शामिल होके उनकी उनकी मदद की जा सके, अच्छे स जो हमसे बन सके, हम उस काबिल हो सके, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सेवा, साथ, सहयोग हम एक-दूसरे का दे सकें, एक दूसरे के सुख-दुःख में शामिल हो सकें और उस मजबूती तक हों कि हम दूसरों को मजबूत करने लायक हों और वो मजबूती मेरे पास हो। या और भविष्य, तो लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि भविष्य में मेरे पास ये हो, भविष्य में मेरे पास वो हो। भविष्य में लोग गाड़ी, बंगला, बड़ी-बड़ी चीज़ों की सोच रखते हैं। मैंने ना कभी गाड़ी, ना बंगला, ना बड़े ऐशो-आराम की सोच रखी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सोच थी कि भविष्य में हम उस स्थान तक पहुँचे जहाँ से गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ों,
दुख दर्द में गरीबों के उस समय में खड़े होकर के उनकी मदद कर सके, यही मेरा भविष्य का प्लान है। जी बिल्कुल भैया जी, चलते-चलते आप निष्कर्ष रूप में अपने भाइयों को तथा जिन लोगों ने आपका साथ दिया, मुसीबत में आपके साथ खड़े रहे तथा इस चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे भैया जी, एक निष्कर्ष रूप में? मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सबसे पहले अपने माँ-बाप, अपने घर परिवार को, जिन्होंने सुख-दुःख में मेरा साथ दिया। उससे ज़्यादा और उसके बाद मेरे जो यार, मित्र, दोस्त, भाई-बंधु, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं ना जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, जो मेरे शुभचिंतक हैं। मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो अगर मेरी बातें पहुँचेगी तो वो भी उनको मैं दिल से आभार प्रकट करूँगा। और रही बात शुभचिंतक, धन्यवाद देने से हम किसी का एहसान, किसी का वो भूल नहीं सकते, पर इतना ज़रूर कहेंगे कि मैं दिल की गहराइयों से एक बात पुनः बताना चाहूँगा कि कभी किसी का धन्यवाद देने से उनके द्वारा किया गया मेरे ऊपर एहसान कम नहीं हो सकता। पर हाँ, उसका एहसास ज़रूर मैं उनको दिला सकता हूँ और आपके चैनल को बहुत-बहुत बधाई दूँगा कि आपका चैनल ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हम जैसे लोगों को मौका दे दिया, इसके लिए और भी धन्यवाद दूँगा और आगे चल के और जो भी नौयुवा हैं, समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को भी मौका देने का काम करो। मेरा आपके चैनल को यही एक निवेदन और रिक्वेस्ट है और बहुत-बहुत धन्यवाद है आपके चैनल को। आपके व्यूअर्स से निवेदन करूँगा कि थो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस चैनल की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा से मैं देखूँगा, अगर इस चैनल का महत्व बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी सोच होगी, बहुत बड़ा वो होगा कि एक युवा होने के नाते आप भी युवाओं का दर्द समझ सकते हैं कि युवा का सोच अगर युवा ही समझेगा, युवा का दर्द युवा ही समझेगा और युवाओं के लिए ये चैनल बहुत अच्छा है और युवाओं से विशेष तौर पे हाथ जोड़ के अपील है, निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल के बारे में जो भी कुछ कहा, इसके लिए मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूँ भैया जी। और मैं आज का अंतिम सवाल, इस इंटरव्यू का अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। आप इतने पॉपुलर हैं, इसके बारे में ज़्यादा बयाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने फ़ेमस हैं, आपको दूर-दूर तक के आदमी जानते हैं। अ, मैं देखो, जो व्यक्ति फ़ेमस होता है, उससे लोग, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो जलते हैं। आप उनको, वे जो आपके आलोचक हैं, वे जो आपको नापसंद करते हैं तथा वे जो आपकी पीठ पीछे टिप्पणी करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे भैया जी? आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हमसे जलन, नफ़रत या पीठ पीछे टीका-टिप्पणी करते हैं। कम से कम वो लोग पीठ पीछे टीका-टिप्पणी करके हमको सुधार देने का मौका काम कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हमसे कोई गलती होगी शायद, इसलिए वो टीका-टिप्पणी करते हैं। उस चीज़ पे हम विचार करते हैं, विमर्श करते हैं और सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में गलत-गलत बोल रहा है, तो कहीं न कहीं हो सकता है हमसे जाने-अनजाने में कोई गलती हुई हो, इसकी वजह से बोल रहा है। पर अगर जलन की भावना से बोल रहा है, तो हम उसको एक बात बताना चाहेंगे, जब नाम है, तभी हम आज बदनाम हैं, ऐसे नहीं बदनाम हैं। और आज हम अपनी पहचान के लिए ऐसे ही नहीं पहचाने जाते हैं। शायद किसी की अच्छाई करते-करते किसी की बुराई भी हो जाती है, उसके लिए भी हम बहुत से लोगों से बुरे हैं और उनका बुराई करना मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका काम है बुराई करना, मेरा काम है अपने काम को करते रहना और मैं अपने जीने के अंदाज़ में उन आलोचकों की वजह से, अपने पीठ पीछे जो बुराई करने वालों की वजह से, मैं अपने जीने की लाइफ़स्टाइल, अपने जीने के तरीके को बिल्कुल नहीं बदल सकता हूँ और जो मेरे जीने का तरीका है, वो ऐसे ही चलता रहा है। लोगों का काम है जलना, लोग जलते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, मैं आप लोगों से अंततः यही कहना चाहूँगा, मनीष मिश्रा एक नाम नहीं, एक ब्रांड है और यही शब्द के साथ मैं अब आप इस चैनल के जो इंटरव्यू चल रहा है, उसका समापन करना चाहूँगा और मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना व मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भैया जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय में से हमारे चैनल को कुछ समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, बिल्कुल। इसी के साथ मैं आप लोगों से वादा करते हुए कि मैं आपको मिलूँगा किसी एक और चैनल में, किसी और दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।